हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। अब हम बात करेंगे इसके परिचय की। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ें। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो ये क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रही कई तरह के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच की सीमा, नदी, जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी इसमें शामिल हैं। जैसे कि आप अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में देखें तो यहाँ पर तीस्ता नदी विवाद हमको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी इसमें शामिल हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज इस समय ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। जैसे अगर हम भारत के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो जैसे म्यांमार एंड भारत है, तो उनके बीच में भी मतलब रोहिंग्या संकट हमको बार बार देखने को मिलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हमें तीस्ता नदी जल विवाद देखने को मिलता है कई बार। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो ये क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच में मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है या वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों में घरेलू राजनीति की भी चर्चा की जाएगी। येगनी डेलाक्रो ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। यहाँ दिया गया चित्र उसी पेंटिंग का सुभाषराय कृत रूपांतरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या है दक्षिण एशिया? भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है ये हम बखूबी जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी या फिर भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार भी होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी, ये इस इलाके की एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता की इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए भी जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जाता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि अगर किसी भी देश में किसी को चुने जाने का अधिकार है या फिर किसी को चुनने का अधिकार जहाँ पे जनता को मिलता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ था। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ ले लेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी उभरा।
जैसे कि अभी हम देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में भी नेपाल में कुछ इसी प्रकार की आंतरिक अशांति चल रही है। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया और राजा के नेतृत्व में ये बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में भी उभरा था। दूसरा, द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में ये गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, यानी कि राष्ट्रपति वाला जो चलता है, सारी की सारी पावर सेंटर को मतलब राष्ट्रपति के पास ही होती है। जैसे कि आप देखते हैं अध्यक्षात्मक टाइप का यूएसए में भी हम देखते हैं। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। एमडीपी ने 2018 में वे चुनाव में जीत हासिल की थी। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बाद दक्षिण एशियाई देश की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। प्रतिनिधि मूलक यानी कि जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता हो या फिर कानून बनाया जाता हो। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ाए। आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देश में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता। इनमें से किसी एक कथन से सहमत, जैसे कि दक्षिण एशिया है, इसमें जो लोकतंत्र बेहतर मानते हैं तो बांग्लादेश में है 69, भारत में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37, श्रीलंका में 71 और भारत में 62। अगर कभी कभी तानाशाही बेहतर वाले हैं जो भारत में ऐसे 10% लोग हैं, बांग्लादेश में 6 हैं और नेपाल में 10 हैं, पाकिस्तान में 14 हैं, श्रीलंका में 11। अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब ना लोकतंत्र से फ़र्क पड़ता है ना तानाशाह होने से फ़र्क पड़ता है, यानी कि वो न्यूट्रल अपने आप में, तो ऐसे बांग्लादेश में 25 है, भारत में 21 है, नेपाल में 28 है, पाकिस्तान में 49 और श्रीलंका में 18। अगर हम देखें अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है हम इसमें देखेंगे। जैसे दक्षिण एशिया में 88% लोग ऐसे, और बांग्लादेश में 93, श्रीलंका में 92, भारत में 92, पाकिस्तान में 84 एंड नेपाल में 79। ये दोनों आरेख दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों के 19,000 से अधिक नागरिकों से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित है। इसका जो स्रोत है STSA टीम है, यानी कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। अगर हम यहाँ पे UNDP मानव विकास रिपोर्ट की 2018 वाली रिपोर्ट भी देखते हैं तो यहाँ पे कुछ देश है जैसे कि विकासशील देश हो गए और दक्षिण एशिया हो गया, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके अलावा ये भी हो गए। तो अगर हम विकासशील देशों में देखें तो SDG 3 यानी कि जन्म के समय आयु प्रत्याशा तो 2017 में ये थी। विश्व में अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो 72.2। अगर हम विकासशील देश की बात करें तो ये थी 70.7। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें ऑल ओवर तो 69.3। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 72.8, भारत की 68.8, नेपाल की 70.6, पाकिस्तान की 66.6 और श्रीलंका की थी 75.5। अगर हम SDG गोल यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसके 4.6 की बात करें, यानी कि जो बात करता है वयस्क साक्षरता दर की, जिसमें आयु 15 या फिर उससे अधिक हो सकती है, 2006 से लेकर के 2016 में जो उसका आंकड़ा था विश्व में था 82.1,
विकासशील देश में था 81.1, दक्षिण एशिया में था 68.7, बांग्लादेश में 72.8, भारत में था 69.3, नेपाल में था 59.6, पाकिस्तान में था 57.0, श्रीलंका में था 91.2। अगर हम बात करें SDG 4.1 की, जो कि बात करता है विद्यालयी नामांकन अनुपात की, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में 2012 से 2017 के बीच के जो आंकड़े रहे थे विश्व में, अगर हम देखें तो 79, विकासशील देश में देखें तो 75, दक्षिण एशिया में 71, बांग्लादेश में 69, भारत में 75, नेपाल में 71, पाकिस्तान में 46 एंड श्रीलंका में 98। अगर हम SDG 8.1 की बात करें, जो बात करता है GDP यानी कि तुलनात्मक क्रय शक्ति डॉलर में, तो जो 2017 का आंकड़ा था 15,439 था विश्व का, विकासशील देश का था 10,199, दक्षिण एशिया का था 6,485, बांग्लादेश का था 3,524, भारत का था 6,427, नेपाल का था 2,433, पाकिस्तान का था 5,035 और श्रीलंका का था 11,669। अगर हम SDG 3.2 की बात करें, जो बात करता है बाल मृत्यु पर प्रति 1000 बच्चों की, जो कि 2016 का आंकड़ा है, तो इसमें जो विश्व का हम देखें तो 29.9 विश्व में, 32.7 विकासशील देशों में, 37.8 दक्षिण एशिया में, इसके अलावा बांग्लादेश का 28.2, भारत का 34.6, नेपाल का 28.4, पाकिस्तान का 64.2 एंड श्रीलंका का 8.0 रहा। अगर हम SDG 3.3 की बात करें, जो कि TB का फैलाव की बात करता है प्रति जनसंख्या में, तो 2016 के आंकड़े के अनुसार विश्व का था 140, विकासशील देश का था 164, दक्षिण एशिया का 206.3 और बांग्लादेश का 221, भारत का 211, नेपाल का 154, पाकिस्तान का 268 और श्रीलंका का 65 था। अगर हम SDG 1.1 की बात करें तो $1.90 प्रतिदिन से कम में जीने वाली जनसंख्या, तो 2006 से लेकर के 2016 का जो आंकड़ा था बांग्लादेश के प्रोस्पेक्ट में 14.8, भारत के लिए 21.2, नेपाल का 15.0 एंड पाकिस्तान का 6.1 था। अगर हम मानव विकास सूची यानी कि SDI की बात करें तो बांग्लादेश का उस टाइम पे रैंक था 136, भारत का 130 था जो कि अभी 132 है, और नेपाल का था 149, पाकिस्तान का 150 एंड श्रीलंका का 76। अगर हम दक्षिण एशिया का घटनाक्रम की भी बात करें, जो कि 1947 से था, तो देखेंगे कि 1947 में ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो दोनों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे थे। 1948 में श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को आज़ादी मिली, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई हुई थी। 1954 एंड 55 में पाकिस्तान शीतयुद्धकालीन सैन्य गुट सीएटो और सेंटो में शामिल हुआ था। सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1962 में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन भी हुआ था। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा था। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा की गई थी, जिसको आप स्वर्णिम विजय दिवस के नाम से भी जानते हैं। अगस्त 1971 मतलब स्वर्णिम विजय दिवस तो दिसंबर में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नींव से ही आज मतलब हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए थे। दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध जिससे कि बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी, इसको कहते हैं स्वर्णिम विजय दिवस, जिसकी नींव रखी गई थी मार्च 1971 से। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कूटनैतिक संबंध बहाल हुए थे। दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान हुआ था 1987 से 1990 में। 1988 में
मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने पर समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए थे। अगर 1988 से 91 के बीच में देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। 1993 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि यानी कि साप्ता पर हस्ताक्षर हुए थे। दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर गए और शांति के एक घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। जून से जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था। जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच में आगरा बैठक असफल हुई थी। फरवरी 2004 में 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि यानी कि साफ्ता पर हस्ताक्षर हुए थे। 2007 में अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बना था और नवंबर 2014 को 18वां दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। और 2022 में कुलचारा जो रिवर है उस पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में सिग्नेचर हुए थे। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया था। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली थी। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही थी। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना भी करना पड़ा था और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया और पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए थे। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। अब नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पर सेना का शासन होता है वहाँ पे निरंकुशता और तानाशाही भी देखने को मिलती है। और अगर धर्मगुरु ही मतलब शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो धर्म को वरीयता देंगे, जिससे कहीं ना कहीं विकास भी प्रभावित होगा। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया और इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को भी ये डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूह के हाथ न लग जाए। इन बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानता है। सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ की दोहरी भूमिका की ओर ये कार्टून संकेत करता है। कार्टून में दिए गए समीकरण को ध्यान से पढ़ें और कार्टून के संदेश को देखें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
बांग्लादेश में लोकतंत्र 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई अलग कम्युनिटी, अलग तो नहीं बट अगर कोई कम्युनिटी आपके मतलब भाषा पर या फिर आपके रहने सहने पर कहीं से भी अंकुश लगाएगी या फिर आपकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी तो आप उसका विरोध करोगे। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। आवामी लीग की संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार भी कर दिया। यानी कि आहूत का मतलब होता है बुलाने से। जनरल यहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए थे। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन पड़ी थी। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई थी। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ पर किसी एक धर्म को वरीयता ना दी जाए बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार किया जाए। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहाँ पर खुद भी नेता को चुनने का अधिकार हो और खुद भी किसी पद पर लड़ने का अधिकार हो। इसके अलावा समाजवादी, जहाँ पर समाज के कल्याण की भावना होती है। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली थी। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई। 1987 में जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में दीवार पर बनी, यहाँ पर आपको एक चित्रकला दिखेगी, उसकी पीठ पर अंकित है गणतंत्र मुक्त पाक। दीवार पर जय बांग्ला, जय बंगबंधु, विप्लव वीर ही सच्चे इंसान है और क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है जैसे नारे लिखे हुए। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और स्नाट किया तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली थी। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा था और 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। प्रतिनिधि मूलक का मतलब होता है जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुने और प्रतिनिधि शासन, प्रशासन या फिर कानून बनाने में अपनी भागीदारी दिखाए। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक वहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा।
1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब थे। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच में हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया था। अप्रैल 2006 में वहां पर देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन में संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया था। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थ में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को ये बात स्वीकार नहीं थी। माओवादी और अन्य कुछ राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा शंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया था। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। ये चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। राजतंत्र यानी कि जहाँ पर राजा का शासन होता है। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजधानी पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। किसी समय में श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। श्रीलंका की समस्या भारत वंशी लोगों से जुड़ी हुई थी। भारत की तमिल जनता का भारत सरकार पर भारी दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश की थी। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लोकतंत्र समर्थक दुर्गा थापा को लोकतंत्र बहाली की एक रैली काठमांडू 1990 में भाग लेते हुए दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर 2006 की है। इसमें भी दुर्गा थापा को दिखाया गया है, लेकिन इस बार वे लोकतंत्र बहाली के दूसरे आंदोलन की सफलता का उत्सव मना रही है। 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया था। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया था। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, यानी कि कैपिटलिज्म।
गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति शकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी है। अब हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान संघर्ष की। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या फिर जातीय संघर्ष के मसलों पर वे टकरावों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष का है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े थे। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 तथा 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच में सीधा और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। लेकिन दोनों देश की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। भारत सरकार का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद भी दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप भी है। इसके अभियानों में ये काफ़ी ज़्यादा संलग्न हमको देखने को मिलता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप भी लगाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। 1960 तक दोनों के बीच में सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और ये संधि भारत पाक के बीच में कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्ची के रन में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है। ये विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरक्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं का दौर चलता रहता है। अब हम बात करेंगे भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों की। बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकार ने बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन और भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। इसके अलावा जैसे आप कई बार तीस्ता नदी विवाद भी देखते होंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके की दादा की तरह बर्ताव करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के आरोप भी लगाती है। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच में आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए। बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी है और साथ ही साथ ब्रिक्स में भी दोनों
साथ में काम करते हैं, और बिम्स्टेक में भी। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात की। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देश ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों एन्क्लेव का आदान प्रदान किया। ये साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे को जरूरत के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध है और दोनों देश के बीच में एक संधि भी है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, पारपत्र और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच में अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव वे नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी, जल तथा पनबिजली पर आग गड़ाए हुए है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने में रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड मसले पर एक साथ हैं। और कई बार हमें, जैसे नेपाल है तो उसमें भारत के साथ सीमा विवाद भी देखने को मिलता है, जैसे लिपू लेक या फिर लंपिया धुर्रा या फिर काला पानी सीमा विवाद भी हमको कई बार देखने को मिल जाता है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देश के बीच में संबंधों की और मजबूत होने की उम्मीद बनती है। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी दस्तखत किया। इससे दोनों देश के संबंध मजबूत हुए। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है, जैसे कि ग्यासुंग। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की थी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की थी। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार से भारत और बांग्लादेश में अप्रवास के मसले पर मतभेद रहे। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। ये बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही हैं। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। शांति और सहयोग। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी, जैसे कि दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क।
जिसे हम कहते हैं। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों में आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में भी दुर्भाग्य से विभेद की विवाद की मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और दक्षिण के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि साफ्टा पर दस्तखत किए थे। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का भी वायदा किया गया। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपने सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि साफ्टा के पीछे यही भावना काम भी कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और ये समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच में आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय पर सहमत हुए। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देश के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देश के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ा और वीजा अधिक आसानी से दिए जाने लगे। हालांकि हाल के दिनों में स्थिति बदल गई थी। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन के रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान के साथ हैं और ये भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। वो भारत पाक के बीच में लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों देश में आर्थिक सुधार भी हुए और उदार नीतियां भी अपनाई जा रही हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका भागीदारी से काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, फिर भी इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र में के रूप में भी पहचाना जाता है और पहचाना भी जाता रहेगा, या फिर ये एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है और ये बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। अगर बात की जाए तो जो जीडीपी है तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं तो वो 1.3 ट्रिलियन के लगभग जीडीपी में योगदान देते हैं टोटल विश्व के। अगर आप चैप्टर समझ गए हैं तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क। देशों की पहचान करें। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और आतंकवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। दूसरा है चारों तरफ भूमि से घिरा देश। तीसरा है दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। और चौथा है सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। इसके अलावा आपके लिए एक और क्वेश्चन, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। चौथा क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है। पांचवा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल में क्या समझौते हुए। सातवां क्वेश्चन, ऐसे मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है और इसी तरह 2 ऐसे मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति है।
और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों की बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती है? आप इस पे भी अपनी राय रख सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का चैप्टर आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मतलब ऐसा कंटेंट चाहिए या फिर लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट भी मिलती रहेंगी और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।